दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जब से उत्तर प्रदेश में कफ सिरप मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है, तब से एक नाम लगातार सुर्खियों में है। कई आरोपियों की फोटो उनके साथ सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। नाम है बाहुबली धनंजय सिंह। लेकिन बाहुबली धनंजय सिंह का नाम जितना आरोपियों के साथ फोटो में वायरल हो रहा था, उससे ज्यादा जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बयान दिया, उसके बाद वो लगातार कई चैनल्स के इंटरव्यू में देखे जा रहे हैं और लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर अचानक से धनंजय सिंह का मीडिया में महिमा मंडन क्यों शुरू किया। तो इसके बारे में जब तथ्य सामने आए तो हमारे तो होश उड़ गए। तो इसलिए हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने भी ये तथ्य लाए जाने चाहिए। इसलिए इस मुद्दे पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट लेकर हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि बाहुबली धनंजय सिंह इस समय मीडिया के पोस्टर बॉय क्यों बने हुए हैं। देखिए, मीडिया के पोस्टर बॉय वो बने हुए हैं कि किसके इशारे पर मीडिया ये कवरेज कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल लखनऊ में मैं जहां रहता हूं वहां से धनंजय सिंह का तथाकथित आलीशान महल, मैं उसको महल ही कहूंगा क्योंकि जो मैंने इंटरव्यूज में देखा उसकी पूरी, मैं रहता हूं अंसल में सुशांत गोल्ड सिटी में, और सामने 1.5 किलोमीटर दूर लखनऊ से सुल्तानपुर रोड जाती है। अहिमा मोह में लोग बताते हैं सूर्या होटल के पीछे धनंजय सिंह का बड़ा सा मकान है। और जो मैं देख रहा हूं इंटरव्यूज में क्या बैकग्राउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लॉन है। खैर साहब, एक बार के सांसद और 2-3 बार के विधायक रहे हैं। ये ठीक है कि 2009 के बाद कोई चुनाव जीत नहीं पाए हैं धनंजय सिंह। अंतिम चुनाव धनंजय सिंह ने एक ही बार सांसद बने थे, वो चुनाव जीता था उन्होंने बसपा के टिकट। उसके बाद से लगातार धनंजय सिंह ने जो भी या उनके परिवार में जो भी चुनाव लड़ा, उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी दूसरी पत्नी को मल्हानी विधानसभा से उतारा था, वो चुनाव हार गई। 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2022 में हारे। उसके तो लगातार वो हारते रहे हैं। पिछले 12 सालों से कोई भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव न खुद जीत पाए, उनके परिवार का कोई जीत पाए। उस धनंजय सिंह को अचानक मीडिया ऐसे मतलब जगह दे रही है, उसके पीछे आपको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर क्या आरोप लगता है कि वो अपने सजाती बाहुबलियों को बचाते हैं। आरोप क्या लगा कि कफ सिरप घोटाले की वजह से, नशीली कोडीन युक्त कफ सिरप घोटाले की वजह से उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है। तो समझिए, इस मामले में पहले सरकार की सफाई आती 8 दिसंबर 2025 को। इसमें बैठे कौन कौन थे? मैंने बताया था योगी के आंखों के तारे हैं एक साहब संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। एक आईएएस के ऊपर 3 महत्वपूर्ण विभाग। उसको कई लोग बोलते हैं भाई वो डिफेक्टो सीएम है, मतलब इतने महत्वपूर्ण विभाग उनके पास। उनके साथ बगल में बैठे थे नॉर्मली खबरों से दूर रहने वाले कार्यकारी डीजीपी राजीव कृष्णा, और एफएसडीए की जो डायरेक्टर है फिलहाल रोशन जैकब, उनकी छवि थोड़ी मीडिया में अच्छी मानी जाती तेज तरह। इन 3 लोगों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताने की कोशिश की कि ये कोडीन कफ सिरप जो है, इससे उत्तर प्रदेश में किसी की जान नहीं गई। ये कफ सिरप मध्य प्रदेश और राजस्थान से अलग थी। भैया ये बयान दिया उसकी अगले दिन के बाद से धनंजय सिंह तमाम मीडिया चैनल्स पे लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको बदनाम किया जा रहा है, और अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बिना किसी जानकारी के रखे हुए, कोई जानकारी रखे हुए बयान देते हैं।
वो अखिलेश यादव को संवेदनहीन तक कर देते हैं कि बताइए। वो अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि बच्चों के बारे में कि इस कफ सिरप से बच्चों को बहुत नुकसान हुआ, उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। और धर्मेंद्र सिंह फंस कहां गए? एक तो अखिलेश यादव पे अटैक करके, और वो बार बार कह रहे हैं कि उन पर हमला नहीं है, राजपूतों पर हमला है, और अखिलेश यादव को क्षत्रिय विरोधी बता रहे हैं। इससे किसको फायदा हो रहा है? इससे सीधा सीधा फायदा योगी आदित्यनाथ को हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आप समझिए, अब आप समझ लीजिए कि वो जो चैनल दिन रात मोदी और योगी की तारीफ करते हैं, उन चैनलों पर, और एक समूह ने तो मतलब हर तरह की सीमाएं तोड़ दी है। वहां लल्लन टॉप पे उनका इंटरव्यू आ रहा है लंबा चौड़ा, फिर यूपी तक पे भी इंटरव्यू आ रहा है, आज तक पे भी कवरेज हो रही है। उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो धर्मेंद्र सिंह फंस कहां रहे हैं, वो आलोक सिंह, जो एक आलोक प्रताप सिंह, जो एक बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, जो कोडिंग कफ सिर्फ मामले में गिरफ्तार हुआ है, उसका बचाव कर रहे हैं कि नहीं मैं उसको बचपन से जानता हूं, वो बहुत बढ़िया लड़का है, वो गलती से उसको फंसाया गया है। देखिए, समझिए इस बात को। मुख्तार अंसारी की कोठी अवैध कब्जे की कोई बात, कोई खबर आती थी, मीडिया उसको दिखाता था। अतीक अहमद के अवैध कब्जों की मीडिया खूब चर्चा करता था। लेकिन आलोक प्रताप सिंह की 10,000 स्क्वायर फीट से शायद बड़ी आप कोशिश करिएगा कि वो जो मकान लगा दीजिएगा उसकी फोटो, उस सालिशान फोटो पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि योगी जी, ये जो बर्खास्त सिपाही था जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने 2,000 करोड़ की हैसियत इसकी हो गई है, तो इसकी ये 2,000 करोड़ इसके ऊपर कहां से आया? और ये जो उसने अवैध तरह से इसने 2,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया, इसकी कोठी पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं। कल संडे का दिन था, मैंने आसपास में गया, काफी लोगों से मैंने बात की, हर आदमी में नाराजगी थी कि आलोक प्रताप सिंह क्या बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। हर आदमी बोल रहा है। और योगी जी अगर आलोक प्रताप सिंह की संपत्तियों की जांच नहीं करा रहे हैं, यहां तक भी मीडिया में बताया गया है, खबरें आई हैं कि ईडी ने वैल्यूएशन करने के लिए लोगों को भेजा था, उनके मकान की कीमत पता करने के लिए। जिनको वैल्यूएशन करने के लिए भेजा था, उन्होंने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया। और किसके नाम आ रहे हैं? एक तो आलोक प्रताप सिंह का नाम आ रहा है, दूसरा अमित सिंह टाटा का नाम आ रहा है, तीसरा शुभम जायसवाल। तो ये इस पे अब एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव पे, ये बताते हुए कि वो ठाकुरों के विरोधी हैं। लेकिन वो उनकी सफाई गले, वो लगातार इंटरव्यू देके अपनी वो इस पूरे घोटाले से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये इसमें कोई नशीली कफ सिरप का घोटाला नहीं है, ये सिर्फ फर्जी बिलिंग का मामला है, तमाम चीजें हैं। और कमाल की बात है कि ईडी ने यहाँ पे 2 दिन की छापेमारी की है आलोक प्रताप सिंह के घर पे, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। देखिए, वैसे तो पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि पत्रकारिता की बुआ है कोई झा जी, उन्होंने ही सब कुछ मैनेज कराया है, ये आरोप लगाया है। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा था। दूसरी तरफ हमारी पत्रकार साथी रोहिणी सिंह ने कहा कि इस मामले में बिना मतलब की बयानबाजी करके धर्मेंद्र सिंह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के लोग एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है। क्योंकि
अखिलेश यादव लगातार कफ सिरप वाले मामले पे लगातार हमला बोल रहे हैं। आज 16 तारीख को भी धर्मेंद्र यादव ने इस मामले को लोकसभा में उठाया है। हर रोज ये मामला लोकसभा में उठ रहा है और सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। तो ये जो, और देखिए धनंजय सिंह को अब समझिए। अच्छा, एक तो जो कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा कि धनंजय सिंह बहुत बड़े जननायक हैं, जौनपुर के सबसे बड़े नेता हैं, वो जिसको चाहते हैं वो चुनाव जीतते हैं। तो जरा धनंजय सिंह के बारे में जो पूरी उनकी राजनीतिक अब तक की उपलब्धि है उसको दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। धनंजय सिंह 2002 में पहली बार चुनाव जीते थे रारी विधानसभा से, ठीक है। फिर 2007 में दोबारा जीतते हैं, 2 बार विधानसभा जीतते हैं, बस यही 2 बार विधानसभा जीतते हैं। उसके बाद 2009 में वो बसपा के टिकट से जौनपुर से सांसद बन जाते हैं। उनके सांसद बनने के बाद उनकी जब सीट खाली होती है तो उनके पिताजी 2009 में विधायक चुन लिए जाते हैं बसपा के टिकट पर, क्योंकि वो बसपा के सांसद थे। बस यही अंतिम चुनाव था जो धनंजय सिंह ने 2 बार वो विधायक बने और 1 बार सांसद, 1 बार उनके पिताजी। उसके बाद से लगातार धनंजय सिंह खुद और उनके परिवार के लोग चुनाव हारते रहे। मैं दर्शकों को बता रहा हूं, 2011 में उनको बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। वो क्यों निष्कासित किया गया था? उनके फ्लैट में एक नौकरानी की किस तरह से जान ली गई थी कि जाके गूगल पे लोग सर्च करें, गूगल पे लोग जाके ये भी सर्च करें कि पहली पत्नी ने क्या किया था। तो 2012 में इसी वजह से जब ये उनके संसद के आवास पर किसी की जान ली गई थी, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और धनंजय सिंह को बसपा ने 2011 में निकाल दिया था। खैर 2014 तक वो सांसद रहे। 2012 में धनंजय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी जागृति सिंह को चुनाव लड़ाया था, रारी से वो चुनाव हार गई। 2014 में वो चुनाव लड़े लोकसभा का, हार जाते हैं। 2017 में मल्हानी से धनंजय सिंह फिर चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर 2022 में निर्दलीय लड़ते हैं मल्हानी से, फिर हार जाते हैं। और तो और उपचुनाव होता है, वहां पे भी वो हार जाते हैं मल्हानी में। तो लगातार 2009 के बाद से लगातार 2009 में खुद चुनाव जीते सांसद का, उनकी सीट खाली हुई तो उनके पिताजी को विधायक बनाया। उसके बाद से लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। 2012 में अपनी दूसरी पत्नी को लड़ाया, 2014 में लोकसभा हारे, और उसके अलावा 17 में, 22 में और उपचुनाव में लगातार मल्हानी में चुनाव हारे। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बता रहे हैं कि पिछले 15 सालों से धनंजय सिंह कोई चुनाव नहीं जीते हैं, ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव जीता है 15 साल से। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस वक्त विपक्ष के तीसरे सबसे बड़े नेता हैं। तीसरे या दूसरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, मतलब बड़ी पार्टी के नेता। आप बताइए कि उतने बड़ी पार्टी के नेता पर वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है जो 15 सालों से ना तो उसके परिवार का कोई चुनाव जीता, ना खुद चुनाव जीता। तो जनता सर इस बात को तो समझेगी ना कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, राजनीतिक रूप से देश में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, वो अगर कप सिरप के आरोपी की बात कर रहे हैं कि उन पर उनका बुलडोजर कब चलेगा, और दूसरी तरफ वही जिनकी फोटो आरोपियों के साथ आ रही है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ठाकरों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जनता तो इस अंतर को समझेगी सर। आप क्या मानते हैं इस बारे में?
देखिए, अगर वो अखिलेश यादव का विरोध करते हैं और उनको राजपूतों का विरोधी बताते हैं और ये बताते हैं कि कब सिर्फ घोटाले में जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो उससे किसको राजनीतिक फायदा हो रहा है? किसको राजनीतिक फायदा हो रहा है? भाई धनंजय सिंह आखिर किसका एजेंडा सेट कर रहे हैं? अखिलेश यादव पे अटैक कर रहे हैं, उनको राजपूत विरोधी बता रहे हैं, इसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। जी भाई वो कोई बहुत बड़े नेता धनंजय सिंह तो है नहीं। अंतिम बार 2009 में, आज से 16 साल पहले, जैसे वो लोकसभा चुनाव जीते, उनकी सीट पर चुनाव हुआ, उनके पिताजी जीते। 16 साल से तो कोई उसके बाद कोई चुनाव जीते नहीं। अच्छा, एक चीज लोग कह सकते, भाई अब न विधानसभा जीते न लोकसभा चुनाव जीते, फिर आप कैसे सबसे बड़े नेता हैं भाई? और इतना मीडिया आपको स्पेस क्यों दे रहा है? लंबे लंबे इंटरव्यूज चल रहे हैं, ये क्या है? ये किस श्रेणी में आता है? और जानते हैं इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि मीडिया जो है सरकार की इनडायरेक्टली मदद कर रही है। मीडिया आलोक प्रताप सिंह की कोठी पे सवाल नहीं कर रही है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं यहाँ पे, गोदी मीडिया के चैनल्स की, नोएडा के चैनल्स की। उनको सवाल पूछना चाहिए ना। औरैया में एक खबरें आई कि एक साल के बेटे लड़के की, 1.5 साल के लड़के की कब सिरप पीने से जान चली गई, परिवार का आरोप था। उसमें कितनी रिपोर्ट दिखाई गोदी मीडिया के चैनल्स ने? और लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर हमला करके वो किसकी मदद कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की मदद कर रहे हैं ये। और लेकिन जनता बड़ी नाराज है। और अगर आलोक प्रताप सिंह के, क्योंकि आरोप लग रहा है मीडिया में कि उसने 2000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है, भैया वो क्या कर रहा था? एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है वो। उसके ऊपर यह भी आरोप लगा था आलोक प्रताप सिंह पे कि उसने एक व्यापारी से 5 किलो सोना लूटा था। उस मामले में जांच कहां तक पहुंची? और तो और धनंजय सिंह तो अपने इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि आलोक प्रताप सिंह कोर्ट से रिहा हो जाएंगे। उनको इतना भरोसा है कि कल सिर्फ मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाएगी। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कह रहे हैं आलोक प्रताप सिंह को किसी के कहने पर उसने एजेंसी बना ली, उसको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। एक चीज तो और भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव होता है। और सपा के एक एमएलए हैं मुगरा बादशाहपुर से, पंकज, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ गद्दार नेताओं ने उस चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जब धनंजय सिंह की पत्नी लड़ रही थी उसमें उनका साथ दिया था। तो ये भी गंभीर आरोप है। मैंने इस मामले पर सपा के प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता उदयवीर सिंह से बात करने के लिए फोन किया था। उन्होंने वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुए हमसे इस मामले पे। तो सवाल यही होता है कि धनंजय सिंह लगातार अखिलेश यादव को अगर पे हमला कर रहे हैं और बता रहे हैं अखिलेश यादव राजपूतों के विरोधी है, तो इससे समझ रहे कि उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं तो एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए कि जब इतनी छोटी सी रिसर्च आपने निकाल ली, उनका जो राजनीतिक करियर है कि पिछले 15-16 सालों में वो चुनाव जीते ही नहीं, ना उनके कोई परिवार के व्यक्ति चुनाव जीता,
तो ये जो आप बता रहे हैं कि गोदी मीडिया एक एक घंटे का पॉडकास्ट कर रही है और आधे आधे घंटे का इंटरव्यू कर रही है, तो उस इंटरव्यू में जो 1 घंटा और आधे घंटे का इंटरव्यू हो रहा है उसमें ये चीज निकल के नहीं आ रही कि 16 साल से वो चुनाव नहीं जीती, और अगर नहीं निकल के आ रही है तो फिर वो मीडिया उनको महिमा मंडित क्यों कर रही है? भाई सिंपल सी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करवा रही है कि कब सिर्फ मामले पे, कब सिर्फ जो बड़ा घोटाला है, कई हजार करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, उसमें उसकी चर्चा ना हो। आलोक प्रताप सिंह ने जो बड़ी सी कोठी बनाई है उस पर चर्चा ना हो, अमित सिंह टाटा ने जो बड़ी कोठी बनाई उस पर चर्चा ना हो, घटना मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस को बेवकूफ बना के भाग गया दुबई, और लोग बता रहे हैं कि वो बैंक से 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए निकाल के भागा है, तो दुबई से उसके वीडियोज आ रहे हैं और राजाओं की तरह दुबई में रह रहा है। उसने बनारस के ममूरगंज में बहुत बड़ी आलीशान कोठी बनाई है। तो योगी और मोदी सरकार की असफलता को छिपाने के लिए, क्यों कि इतनी बड़ी कोठी बनी थी, भी इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी कर क्या रही थी? अरे आलोक प्रताप सिंह की तो कोठी तो भाई अहिमा मऊ में बनी है, वहां से योगी जी के पुलिस विभाग का मुख्यालय 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, और सीआईटी बैठता लखनऊ में, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लेवल की पोस्ट है, इनकम टैक्स विभाग का बहुत बड़ा ऑफिस है। डीआरआई का भी ऑफिस है लखनऊ में, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। बहुत कम लोग जानते हैं डीआरआई के बारे में। डीआरआई का काम होता है, जिस तरह से पुलिस के पास इंटेलिजेंस यूनिट होती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी होती है। वो क्या घास छिल रही थी? इतनी महंगी महंगी गाड़ियां ईडी ने छापा मारा है जौनपुर में, जहां से लैंड क्रूजर खरीदी गई है, उस पर भी तमाम मीडिया में कम से कम अमर उजाला कुछ खबरें छाप रहा है। और प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य सा, जो मतलब लोग बता रहे हैं कि आज से 5 साल पहले वो 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, वो शख्स मतलब कोठी देखिए, क्या कोठी है भाई साहब शुभम जायसवाल की। ममूरगंज में कोठी बन रही है, किसी को पता ही नहीं। बनारस तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है भैया। अगर भारतीय जनता पार्टी आर्थिक और सामाजिक अपराधियों के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो फिर क्यों नहीं शुभम जायसवाल के घर पे बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं आलोक प्रताप सिंह के घर पे बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं अमित टाटा के घर पे बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं उन भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप लग रहे हैं कि उसने बहुत महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट की हैं, सेल कंपनियों के जरिए पैसा ट्रांसफर किया गया है, 700 फर्जी फर्म बनाई गई है साहब। कहां सो रहा था प्रशासन? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की गलतियों कमियों को छुपाने के लिए धर्मेंद्र सिंह के बड़े बड़े इंटरव्यू चलवाए जा रहे हैं। किसके इशारे पे चलाया जा रहा है ये जनता समझ चुकी है। जनता अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर कि अगर धनंजय सिंह के इन आरोपों जो लग रहे हैं उन पर, इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसा कि आप करें कि उनके इशारे पर सब हो रहा है, तो क्या वो जनता को मूर्ख समझती है? आज से 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, यही जनता उन्हें वोट करेगी और इस जनता को मूर्ख बना करके वो उनका मत ले लेगी। अरे भाई आप नहीं समझते इसमें भारतीय, मैंने कहा ना, आपको भी बताया ना कि तमाम सरकारी विभाग क्या कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता क्या कर रहे थे, सब पे तो आरोप लग रहे हैं ना। तो सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में डर किससे लग रहा है? उसको डर है अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव को अब बता दोगे कि भाई ये राजपूतों के विरोधी हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 44% वोट मिला था। यानी हर जाति के, हर धर्म के, हर बिरादरी के लोगों का वोट सपा कांग्रेस को मिला था। ये कहानी समझिए। उनको लग रहा है कि जैसे बिहार में वो चुनाव जीत गए, 10-10 हजार रुपया महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया, इसी तरह की कोई स्कीम लाएंगे, पैसा ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, जो जनता के मुद्दे, और आज एक और घटना हुई है राज कपूर जी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वो कुछ उनकी डिमांड थे, और जिस तरह से वह छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, भयंकर वायरल है सर। वैसे उस मुद्दे पे कल मैं किसी छात्र से बात करने की कोशिश करूंगा। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि नॉन इश्यूज पे चर्चा हो। वो इस पूरे घोटाले पर पर्दा डालना चाहती है। एसआईटी बन गई, किसी भी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना है तो एसआईटी बना दीजिए। अब एसआईटी कब जांच रिपोर्ट देगी, किसी को पता ही नहीं। तो समझिए। चलिए, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, और जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा ही उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो कानून में विश्वास रखते हैं, उनकी एक ही मांग है कि कप सिरप के आरोपियों के जो आलीशान मकान बने हुए हैं उन पर बुलडोजर कब चलेगा। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी, और जैसे ही इस खबर से जुड़ी कोई भी खबर आएगी हम आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।